ओके, सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। तुम्हारी आवाज मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई। अथू जोर से चिल्लाओ जरा, और जोर से। वेरी गुड, ऐसी आवाज बरकरार रखिए, आपके सेहत के लिए और मेरी क्लास के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, हम जो अभी आज से लेक्चर शुरू करने वाले हैं सीए इंटर लॉ फास्ट ट्रैक फुल कोर्स वाले लेक्चर्स है, जिसके अंदर हम 100% सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नियरली वी आर एंटिसिपेटिंग 15 to 20 लेक्चर्स है। अगर एक दो ज्यादा हो जाए तो बुरा मत मानना, वो आपके भले के लिए ही होगा। क्लास में जो लोग नए आए हैं, जो मुझसे नहीं सीखे हैं, जो मुझसे नहीं वाकिफ है, उनके लिए कुछ रूल्स में सेट कर दूं। पहली चीज कुछ मेरे बारे में, मेरा नाम है दर्शन खरे, नाम तो सुना होगा। ठीक है, आई बिलोंग फ्रॉम अमरावती सिटी, जहां से प्रतिभाताई पाटिल जी बिलोंग करते थे। इट्स अ मेट्रो। प्रतिभाताई पाटिल पता है ना, प्रेसिडेंट इंडिया के। लड़कियां नहीं बोल रही है, शर्म आनी चाहिए जिंदगी के अंदर। प्रतिभाताई पाटिल पता है ना, मैं उनको पर्सनली जानता हूं, ये बात अलग है वो मेरे को नहीं जानते। ठीक है, सो मैंने सीए कंप्लीट किया जून 2009 में, सीएस कंप्लीट किया दिसंबर 2010 में, और मैंने बीकॉम भी किया है। क्लियर है? थैंक यू सो मच। इतनी तालियां मेरे कॉलेज में भी नहीं बजी थी। ठीक है, ये क्योंकि कॉलेज कभी गया ही नहीं था। हाँ, सो ये चीज होने के बाद में अगला कंटेंट, दैट इज आपका सबका एग्जाम है मे फॉर श्योर। किसी को डाउट है तो हाँ बोलो। और एग्जाम है, मैंने अटेम्प्ट नहीं बोला। हाँ, एग्जाम है अपना। ठीक है, और अपने को रब करके निकाल देना है उसको। दूसरी बात, क्लास में आए हो तो कुछ रूल्स। क्लास शुरू हो जाएगी जैसे ही विजय सर छोड़ेंगे उसके 10 मिनट के अंदर। वैसे ऑफिशियल टाइमिंग 4:30 है, पर ऐसा मेरे को बोलना पड़ने वाला है क्योंकि विजय सर छोड़ते ही नहीं है। ठीक है, सो जब विजय सर छोड़ेंगे वहां से 10 मिनट के अंदर आपकी क्लास शुरू हो जाएगी, तो आप जो भी लघु शंका दीर्घ शंका उसको जल्दी निपटा के अंदर आ जाइएगा। ठीक है, दूसरी बात, क्लास के अंदर सेलफोन यूज करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। मैं पढ़ाते वक्त अगर आप सेलफोन यूज करते हो तो आपका सेलफोन कॉन्फिस्केट हो जाएगा, उसके ऊपर चैटिंग भी मैं ही करूंगा। फिर मत बोलना सर मेरा मस्त चल रहा था, तुमने ब्रेकअप करवा दिया। क्लियर है कंसेप्ट? हाँ है ना। तीसरी वाली चीज, क्लास के अंदर आपने एक 200 पेजेस की नोट्स मेंटेन करनी है। ठीक है, इससे ज्यादा शायद फास्ट ट्रैक बैच में नहीं लगेगा, क्योंकि क्लास ये बेसिक 2 प्रिंसिपल्स के ऊपर चलने वाला है, कंसेप्ट प्लस कंटेंट, ये एक, और दूसरा राइटिंग प्रैक्टिस। थ्योरी सब्जेक्ट में बच्चा सीए इंटर लेवल पे बस इसलिए फेल होता है क्योंकि वो सिर्फ पढ़ता है। क्वेश्चन इज अबाउट नॉट पढ़ना, क्वेश्चन इज अबाउट लिखता कैसे हो। अगर आप सही तरीके से लिख सकते हो, भले ही आपको नॉलेज कम हो, पर आप पास हो सकते हो। तो दिस बैच इज नॉट अबाउट नॉलेज, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। दिस बैच इज टोटल अबाउट एग्जाम ओरिएंटेशन, और उन लोगों के हिम्मत को बनाए रखना जो लॉ में हिम्मत को हार गए हैं। जितनी याद करने की टेक्निक है, हालांकि 2 नहीं 3 एलिमेंट मैं बोल सकता हूं, कंसेप्ट, कंटेंट, साथ में राइटिंग प्रैक्टिस एंड रिमेंबरेंस। द मोर यू विल रिटेन द मोर यू विल राइट। इसलिए क्लास के अंदर ही हम प्रैक्टिस करेंगे जितने हो सकते हैं उतने आंसर राइटिंग टेक्निक कंप्लीट करने की। दूसरी बात, क्लास में होमवर्क रहेगा, मतलब रहेगा, क्योंकि हमें फास्ट ट्रैक में फुल कोर्स कवर करना है। सो कैन नॉट एक्सपेक्ट कि यहां पे बैठ के सब हो जाएगा। मतलब कोई भी टीचर ऐसा बोले मेरे क्लास में बैठो और तुम पास हो जाओगे, ये गलत है। ये तुमको भी पता है, मेरे को भी पता है। मैं रास्ता हूं, चलना तुमको पड़ेगा। मैं टॉर्च हूं, पकड़ना तुमको पड़ेगा। मैं दरवाजा हूं, खोलना तुमको पड़ेगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। अच्छा चीज सोचो जिंदगी के अंदर, कतई नालायक बच्चे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाली चीज तुमने याद रखनी है कि जब भी मैं पढ़ाऊं तो उस वक्त आपको कुछ लिखना नहीं है, लिखने के लिए आपको स्पेसिफिक समय मिलेगा। हालांकि चार्ट्स वगैरह कॉपी करने से बेटर मैं आपको इस चीज के ऊपर ज्यादा फोर्स करूंगा कि अगर आप कोई चार्ट क्लास में देखते हो तो यू शुड नॉट राइट अ चार्ट, यू शुड कन्वर्ट इट इनटू आंसर राइटिंग पॉइंट्स। ठीक है, नोट्स मैं आपको दूंगा जिसके अंदर मैं रेगुलर की एक पूरी नोट्स दूंगा, वो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बनी रहेगी। पर मैं एक नई बुक बना रहा हूं, आंसर राइटिंग पॉइंट्स वाली बुक, जो रिवीजन नोट्स करके वर्क कर रही है, वो आपको मिलेगी। वो रिवीजन नोट्स आपको यूज करनी है आपके एग्जाम के लिए। साथ में क्वेश्चनर दूंगा जो टोटली अमेंड करके रखा है, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 और कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, जो आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। तो बैच टोटली अमेंडेड है और ये टोटल अमेंडमेंट के हिसाब से ही हमको पढ़ना है। कई सारे लोगों को लगता है लॉ में अमेंडमेंट नहीं आते, पर 2 अमेंडमेंट लेक्चर्स, 2 अमेंडमेंट्स तो कम से कम है ही है, जो हमको कंप्लीट करना जरूरी है। कंसेप्ट समझ में आया सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर ना।
लास्ट बात, क्लास इंटरेक्टिव होनी चाहिए। मैं अगर तुमसे सवाल पूछूं तो मेरे को जवाब चाहिए। मैं तुमसे पूछूं गधे को पैर कितने, शाबाश, यू आर जीनियस। अगर तुमने मेरे को कभी 7.5 भी बोला, मेरे को कोई नहीं फर्क पड़ना, देखा होगा उसने 7.5 वाला। गलती करना तुम्हारा हक है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ, हो सकता है क्या बुरा? सो गलती करना तुम्हारा हक है, उसे सुधारना मेरा काम है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? जोर से बोलो। तो बिंदास गलतियां करो, यहां करो, वो 3 घंटे में मत करना। क्लियर है? ये प्लेग्राउंड है, जितनी गलतियां कर सकते हो करो, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है, सुधारने का काम मैं करूंगा। चलो समझ में आया सबको? हाँ ना? जोर से बोलो सर ना। सबसे पहले शुरू करते हैं सिलेबस से। सिलेबस शायद सबको पता होगा, मतलब अगर यहां से अगर तकलीफ है तो बहुत बड़ी तकलीफ है बेटा। ओके, सो सिलेबस कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 2। फर्स्ट पार्ट कंपनीज एक्ट, सेकंड पार्ट अदर लॉज। कंपनीज एक्ट इज बेसिकली कितने मार्क के लिए? आपको 60 मार्क। अदर लॉज कितने मार्क के लिए है? 40 मार्क्स। कंपनीज एक्ट में आपको टोटल सेक्शंस कितने एप्लीकेबल है? 148। कंपनीज एक्ट में टोटल सेक्शंस कितने हैं? चुल्लू भर पानी। 470 सेक्शंस होते हैं कंपनीज एक्ट में, जिसमें से 148 यहां है, 320 फाइनल, फ्यूचर में है। फाइनल नहीं बोलना, फ्यूचर में है। सर्टन है ना? बोलो जिंदगी में सर्टन है ना? जाना ही है ना? कोई डाउट है क्या कि मैं इंटर करके सीए छोड़ने वाला हूं? पक्का कंप्लीट करने वाले हो ना? तो आपको कंपनीज एक्ट में 148 सेक्शंस कवर करने हैं। टोटल 10 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। अदर लॉज के अंदर 4 टॉपिक्स आपको आते हैं। पहला टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ईयर 19 बोला ना, मैं इधर इस गाड़ के बेच दूंगा, इधर तुम्हारे बॉडी पार्ट्स डोनेट कर दूंगा, याद रखना। क्लियर है? ईयर कौन सा है? 1872। दूसरा SOGA, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। SOGA, सोजा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं है? सच्ची? सर वो फाउंडेशन में था, हम इंटर पे हैं। तो दूसरा कौन सा है निकम्मो? याद है ना पक्का? जाग रहे मतलब। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ईयर कौन सा है? 1880। और तीसरा जनरल क्लॉजेस एक्ट, जो ऑप्शन में था, उसका तो ईयर भी नहीं पता। बराबर है ना? ईयर क्या है? लगाओ बोली, क्या ईयर है? किसी को नहीं पता? एक आधा तो होगा। 18 में कुछ तो भी है। निकम्मो, खोलो बुक, ढूंढो सबसे पहले, मेहनत करो। बुकी मतलब आज रजिस्टर लेके आए हो, तुम्हारे ऊपर एहसान समझो सर। क्या होगा देश का? आज का लेक्चर काफी बेसिक है, ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें मेरे को लॉ के हिसाब से आपके दिमाग में पुट करनी है, वो मेरे को चाहिए मंजे पाइजे मंजे, ठीक है। सो पूरा ध्यान बोर्ड को ऊपर देना, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से। आर यू रेडी? क्या हुआ देख लिया, अभी चीटिंग कर ली। हाँ बस अभी तो आ ही जाएगा तुमको, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। हे मां, ओके। सो न्यू सिलेबस, सीए इंटर लॉ, बोलो हाँ। डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कंपनीज एक्ट टोटल 60 मार्क्स के लिए, दैट इज कितने सेक्शंस? 148 डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी चैप्टर्स? 10। दूसरा अदर लॉज 40 मार्क्स के लिए, जिसके अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872, दूसरा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 और तीसरा जनरल क्लॉजेस 1897। और फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, ये भी ऑप्शन में था। इसमें तो 4-5 टर्म थे, नॉसिटोरिया, ऑसोसिस, कॉन्टेम्पोरानिया, एक्सपोजिशियो, यूनियस, एक्सक्लूसिव, अल्टेरियस। सर ये थे क्या? ये थे? ओह माय गॉड, पढ़ना है इसको, ठीक है। इंटरप्रिटेशन ऑफ क्या एक बार से स्टैट्यूट, क्लियर है। बेसिक के साथ शुरू करते हैं, एकदम पहले सवाल के साथ, ठीक है। लॉ क्यों बनाया जाता है? सबसे पहली चीज, लॉ बनाया जाता है क्योंकि सिचुएशन लॉ को डिमांड करती है। कौन लॉ को डिमांड करता है? सिचुएशन। लॉ टाइम पास के लिए बनाया नहीं जाता, वो इस हिसाब से बनाया जाता है क्योंकि सिचुएशन लॉ को डिमांड करती है। लॉ 4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है। कितने फैक्टर्स बोले एक बार से? 4।
नॉर्मली हम रेगुलर बैच में इसके ऊपर एक पूरा लेक्चर देते हैं, बट ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, तो आई हैव टू कटल इट डाउन टू सम स्पेसिफिक एरियाज। लॉ 4 फैक्टर के ऊपर डिपेंड होगा। फर्स्ट इज सेफ्टी। लोगों को सेफ रखने के लिए लॉ बनाया जाता है। जैसे टेररिज्म एक्ट आपको टेररिज्म से सेफ रखने के लिए बनाया जाएगा, बोलो हाँ है ना। लॉ ने एक बार आपको सेफ रख लिया तो दूसरी चीज लॉ आपको प्रोवाइड करता है इज अ बेनिफिट। क्या बोले एक बार उसे? बेनिफिट। जैसे इनकम टैक्स से आने वाला रेवेन्यू का पहला पोर्शन इंडियन डिफेंस के लिए जाता है, ठीक है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, और फिर दूसरा पोर्शन ये लोगों के भले के लिए यूज होता है, जैसे एयरपोर्ट्स, जैसे रेलवेज, जैसे बस सर्विसेज। ये बेनिफिट हुआ। फ्लाईओवर्स मानना ये भी इनकम टैक्स से आए हुए फंड से ही आता है। सभी टैक्सेस में से पूरे देश में जितने पब्लिक बेनिफिट की चीजें होती है वो टैक्सेस से की जाती है, पर तब जब डिफेंस से सिक्योर्ड हो। बॉर्डर पे अगर सोल्जर है और सोल्जर के पास हथियार नहीं है क्योंकि बजट नहीं था, तो सोल्जर का क्या फायदा? सोल्जर को खाना चाहिए, पेट खाली सोल्जर लड़ नहीं पाएगा। तो पहले डिफेंस, फिर बेनिफिट्स। पहले सेफ्टी और दूसरा कौन सा? बेनिफिट। फिर तीसरा होता है आपको सेफ्टी मिले, आपको बेनिफिट मिले, पर आपके कॉस्ट पे, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। आपकी सेफ्टी, आपका बेनिफिट, आपके कॉस्ट पे। और चौथा होता है एथिक्स। चौथा कौन सा होता है? एथिक्स। एथिक्स मतलब सर मॉरल्स। सर एथिक्स मीन सर इजी टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू डिफाइन। बोलो हाँ है ना। व्हाट इज एथिक्स? एनीवन? एथिक्स एक छोटा सा एग्जांपल लेते तो शायद समझ में आएगा। पार्टी वार्टी की हो? पार्टी करते हो कभी जिंदगी? पार्टी करने के लिए अगर तुम डांस फ्लोर पे चढ़ गए, तुम कर रहे हो तुम्हारा डांस जो है गणपति, बोलो हाँ है ना। उधर बज रहा है आंटी पुलिस बुला लेगी, इधर ये पूरा डिफरेंस। सो तुम कर रहे हो डांस, एक बंदा दूर बैठा है तुमको गुस्से से देख रहा है, तुम्हारा डांस ही ऐसा होगा, ठीक है। थोड़ी देर बाद वो उठा, उसने एक बोतल फोड़ी और तुम्हारी तरफ भागना शुरू कर दिया। मुझे बताओ, अगर रीजन पता हो ना पता हो, अपोजिट डायरेक्शन में भागोगे नहीं भागोगे? बोलो हाँ है ना। फिर तुम आगे भाग रहे हो, वो पीछे तुम आगे, टू मच फन। बोलो हाँ है ना। थोड़ी देर बाद तुम सोचे कि मैं क्यों भाग रहा हूं, इसलिए तुमने 2 बोतल उठाई, दोनों बोतल फोड़ी, उसके तरफ मुड़े, बोले आ। पहले केस में मजे मजे में उसने तुमको बोतल दे मारी, एथिकल है अनएथिकल है? अनएथिकल है। और दूसरे केस में सेल्फ डिफेंस में तुमने उसको बोतल दे मारी, मतलब तुम करो तो रासलीला, वो करे तो एथिक्स का मतलब होता है सिचुएशनल बेसिस का अंडरस्टैंडिंग करके सही और गलत को चुनना इज एथिक्स। क्लियर है कंसेप्ट सबको? पर याद रखना, किसी भी लॉ में नीचे की 2 चीजें लिखी नहीं जाती। प्लीज डू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। एज पर द कंटेंट और आगे के सभी लॉज के लिए इट्स वेरी नेसेसरी। सेफ्टी और बेनिफिट हर लॉ में लिखा जाता है, रिटर्न इन एवरी लॉ। सेफ्टी और क्या बोले एक बार उसे? बेनिफिट। बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर एंड एथिक्स आर नॉट रिटर्न इन लॉ। ऐसा कोई लॉ नहीं है जिसके अंदर पहला लाइन नहीं आएगा दिस लॉ इज वेरी इथिकल, अमेंडमेंट्स विल बी वेरी अनइथिकल। इट्स नॉट लाइक दैट। लॉ है मतलब इथिकल है, लॉ है मतलब नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर है। तो ये चीज को फिट दिमाग में रखना। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। जोर से बोलो सर ना। इसमें भी अगर प्राइम इंपॉर्टेंस कुछ है तो वो है बच्चों सेफ्टी। वो क्या है बोले एक बार? सेफ्टी। बेनिफिट रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता। जैसे प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी लॉ, जिसके अंदर कसाब को फांसी दी गई थी। कसाब को फांसी, कसाब पता है ना, वो मुंबई में गोलीबार किया था उसने, बोलो हाँ है ना। कसाब को फांसी दी गई थी, तब ह्यूमन राइट्स वाले आए थे, कसाब को फांसी मत दो, मन हो गया था उनको भी दे दे, बोलो हाँ है ना। तो कसाब को फांसी दी थी प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट में। प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट आपको सेफ्टी देता है या बेनिफिट भी देता है? सिर्फ सेफ्टी देता है। क्या वो लॉ कुछ ऐसा बोलता है कि इंडिपेंडेंट इंडिया के हर नागरिक ने एक रिवॉल्वर लेके घूमना चाहिए, लड़की होगी तो AK-47 और 5 ग्रेनेड, कि किसी ने छेड़ा? समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना।
तो ये बात तो तय है, बहुत दिल से याद रखना कि भैया सेफ्टी इज प्राइम इंपॉर्टेंस। बेनिफिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको क्या कह रहा हूं? तो ये 4 एलिमेंट आपको याद रखने हैं। सो सवाल लिखो रजिस्टर में। पहला, व्हाट इज लॉ एंड व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच इट इज मेड। व्हाट इज लॉ, and what are the factors on which it is made. What are the factors on which it is made? उसके अंदर सेंटेंस में लॉ इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन। आंसर में लॉ इज मेड on the basis of situation. That is, situation demands the law. Situation demands the law. लिख लिया सबने? Following are the factors on which law is based. Following are the factors on which law is based. ठीक है, ये चारों फैक्टर्स लिख के रखो फटाफट, और उसके सामने जो रिटर्न और नॉट टू बी रिटर्न लिखा है वो भी लिख के रखना। ठीक है, चलो डन एवरीबॉडी? बोलो हाँ है ना? लिख लिया सबने ये? डन। सो बेसिक लॉ का इतना अंडरस्टैंडिंग आपको होना जरूरी है। ठीक है, फिर जरा देखते हैं लॉ के कितने पार्ट्स होते हैं। एनीवन नोज हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर ऑफ द लॉ? नहीं, लॉ के कितने पार्ट्स होते हैं किसी भी लॉ के? कैसे बनता है वो तो प्रोसेस है, लेकिन वो आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, तो वी विल स्किप इट बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी देखना है। लॉ के कितने पार्ट्स होते हैं एनीवन? ओके, अब पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना, कॉन्सेंट्रेट करना डबल ट्रिपल। ठीक है, ये चार्ट आपको काफी काम में आएगा। मैं वही चीजें ले रहा हूं जो एग्जाम के लिए जरूरी है। हालांकि प्रोसेस टू पास द लॉ, जम्मू एंड कश्मीर का हिस्ट्री, ये चीजें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, बट ये अभी आपको एग्जाम में पूछेंगे नहीं, इसलिए आई डू नॉट हैव एनी ऑप्शन कि इसको स्किप करने के सिवा। ठीक है, लेट्स गो। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, लॉ को डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, जो खास करके मेरे क्लास में नहीं थे, जो थे उनको शायद याद आ जाएगा, जो नहीं थे उनमें बहुत अच्छे से ध्यान देना, बिकॉज माइट भी आपके लिए पहली बारी कंसेप्ट होगा। ठीक है, सो कोई भी लॉ आप उठा लो, इट इज टू बी डिवाइडेड इनटू मेनी डिफरेंट पार्ट्स, जिसमें सबसे पहले पार्ट को कहा जाता है दैट इज सेक्शन नंबर 1 प्रीएम्बल। क्या कहा जाता है? प्रीएम्बल। फिर उसके बाद में देयर इज सेकंड पार्ट, दैट इज नॉर्मली सेक्शन नंबर 2, हर बार नहीं, नॉर्मली इट इज सेक्शन नंबर कौन सा बोले एक बार उसे? 2, जिसको हम कहते हैं डेफिनेशंस। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? फिर उसके बाद में लॉ डिवाइड होता है चैप्टर्स में, जैसे हमारे सिलेबस में कंपनीज एक्ट के 10 चैप्टर्स है। चैप्टर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्शंस, सेक्शंस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सबसेक्शन, सबसेक्शंस फर्दर डिवाइडेड इनटू क्लॉजेस, क्लॉजेस फर्दर डिवाइडेड इनटू सब क्लॉजेस। ठीक है,
और कई बार आपने ये वर्डिंग देखा होगा, प्रोवाइडेड दैट। प्रोवाइडेड का अलग बात उसे दैट, ये प्रोवाइडेड दैट वर्डिंग कब यूज किया जाता है? इस वर्डिंग को कहते हैं प्रोविजोज। क्या कहते हैं? प्रोविजो। और ये कहीं पे भी यूज हो सकता है, चैप्टर्स में नहीं, बट सेक्शन से लेके सब क्लॉज तक के कहीं पे भी। मतलब अगर आप कोई सेक्शन लिख रहे हो, जैसे आपने कंपनी का डेफिनेशन लिखा 2 सबसेक्शन 20 में, कंपनी मीन्स अ कंपनी, वो सस्ते नशे वाली डेफिनेशन, कंपनी मीन्स अ कंपनी। बाद में आपको क्लैरिफाई करना है कि इसके अंदर बैंकिंग कंपनी भी आता है, तो आप ऐड करोगे प्रोवाइडेड दैट अबाउ डेफिनेशन इंक्लूड्स बैंकिंग कंपनीज। क्लियर? तो ये प्रोवाइडेड दैट कहीं भी डाल सकते हो, सेक्शन में भी डाल सकते हो, सबसेक्शन में भी, क्लॉज में भी, सब क्लॉज में भी। प्रोवाइडेड दैट 2-4 डालने हैं तो हम वर्ड यूज करते हैं प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, प्रोवाइडेड फर्दर ऑल्सो, ऑल्सो फर्दर, फर्दर चलता रहेगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? चैप्टर्स के बाद में अगली चीज आती है एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस 2 टाइप के होते हैं, एक्ट बेस्ड एक्सेप्शन जिनको एक्ट ही नहीं लगता, और दूसरे होते हैं सेक्शन बेस्ड एक्सेप्शन जिनको सेक्शन नहीं लगता पर एक्ट लगता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीकल्चरल इनकम को इनकम टैक्स एक्ट लगता ही नहीं है। अगर मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, बट एग्रीकल्चरल इनकम को इनकम टैक्स एक्ट पूरा लगता ही नहीं है, तो दैट इज अ एक्ट बेस्ड एक्सेप्शन। लेकिन कुछ कंपनीज एक्ट के सेक्शन प्राइवेट कंपनी को नहीं लगते हैं, दैट इज अ सेक्शन बेस्ड एक्सेप्शन। कंसेप्ट समझ में आया? दोनों में डिफरेंस है। फिर उसके बाद में आता है कॉन्ट्रावेंशन एंड पेनल्टीज। कॉन्ट्रावेंशन मतलब बच्चों, इरशाद, कॉन्ट्रावेंशन ब्रेकिंग द लॉ और नॉट फॉलोइंग द लॉ। यस और नो? यू कैन सिंपली कॉल इट एज अ डिफॉल्ट इन लॉ। बोलो हाँ है ना? डिफॉल्ट इन का बोले बाद उसे लॉ। अगर आप लॉ में डिफॉल्ट करते हो तो आपके साथ 3 सलूक हो सकते हैं। एक तो डैमेजेस, नहीं तो पे करनी पड़ जाएगी पेनल्टी, नहीं तो जेल। डैमेजेस हमेशा जाते हैं, बहुत अच्छे से ध्यान देना, डैमेजेस हमेशा जाते हैं एग्रीव्ड पर्सन को। एग्रीव्ड पर्सन, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीव्ड पर्सन? जिसको डैमेज हुआ है। मैंने फ्रॉड किया, मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं, कंपनी का नाम है दर्शन इस्पात लिमिटेड, 2000 करोड़ का टर्नओवर, 200 करोड़ का नेट प्रॉफिट, 1 करोड़ का डिविडेंड, फॉर्च्यून 500 मैनेजर। चुप। सो कंपनी में मैंने फ्रॉड कर दिया, दर्शन इस्पात लिमिटेड में, ठीक है? मैंने फ्रॉड किया, तुम शेयर होल्डर थे, तुमको डैमेज हुआ, तो मुझे डैमेजेस आपको देने पड़ेंगे। पेनल्टी मैं आपको दूंगा क्या? पेनल्टी जाती है गवर्नमेंट को। सो डैमेजेस जाते हैं एग्रीव्ड पार्ट, पेनल्टी जाती है और बंदा जाता है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले सो नो। सो बंदा कहां जाएगा? बोले एक बार जोर से, जेल में। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? बोलो हाँ है ना? ये चीज को याद रखना। पर गवर्नमेंट ने तुम्हारे ऊपर ठोकी पेनल्टी, तुमको डाला जेल में और तुमको नहीं आया पसंद, तो तुम कर सकते हो शाबाश। तो अगली चीज हमारी जो आती है लॉ में, दैट इज कॉल्ड एज अपील्स। तुम्हारे इंटर लेवल पे तो फिलहाल कोई अपील नहीं है, पर अपील वाली अथॉरिटी जरूर है। है नहीं है? सो अपील्स, अपील मतलब न्याय मांगना। क्या मांगना? न्याय। न्याय आप किससे मांगते हो? दीदी से। अंधी दीदी, वो अंधी दीदी पकड़ के रहती है ना तराजू, कोर्ट में खड़ी रहती है, कानून अंधा होता है पर हाथ लंबे होते हैं, पता नहीं क्यों। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो अच्छा सोच रहे निकम्मे। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर आप क्या कर सकते हो? बोले एक बार, अपील, जो आप कहां करते हो? कोर्ट में। कोर्ट बच्चों बहुत से सुनना, अब ये थोड़ा सा टेक्निकल है। कोर्ट होते हैं 2 टाइप के, क्योंकि आप मुझे पूछोगे। एक होते हैं सिविल कोर्ट और दूसरे होते हैं क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है? ये सुनना, सिविल कोर्ट में जो होते हैं वो सिर्फ डैमेजेस पे करवाते हैं, पेनल्टी और जेल ये क्रिमिनल कोर्ट वाले करवाते हैं। मतलब एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं लूं कि आपके घर के ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया, अब तुम 2 तरीके से इसको संभाल सकते हो।
एक तो तुम उसको सिर्फ डैमेजेस मांग सकते हो कि नहीं भाई बंदे को बाहर निकालो, मेरे को सिर्फ डैमेजेस चाहिए, जो फॉरगॉन रेंट है उतना दे दो अपॉर्चुनिटी के हिसाब से, मैं खुश हो जाऊंगा। अगर तुम सिर्फ डैमेजेस मांगना चाहते हो सामने वाले को, फॉर एग्जाम्पल आपके घर पे एक्स ने कब्जा कर लिया, एक्स पता है ना, वैलेंटाइंस डे आ रहा है, सो आपके घर पे एक्स ने कब्जा कर लिया, तो अब तुम दो एक्स के साथ दो सलूक कर सकते हो कि भाई कर लिया, एक तो मुझे डैमेजेस दे और निकल मेरी जिंदगी से, या फिर तुम्हें डैमेजेस नहीं चाहिए, तुम्हें तुम्हारा ईगो सेटिस्फाई करना है कि मेरे को डैमेजेस नहीं मिला तो चलता, पर उसकी जिंदगी झंड होनी चाहिए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? मतलब तुम उसके लिए मांग रहे हो पेनल्टी और जेल, उसके लिए क्या मांग रहे हो? पेनल्टी और जेल। अगर सिर्फ डैमेजेस मांगना चाहते हो कौन से कोर्ट में जाओगे? सिविल। पेनल्टी और जेल मांगना चाहते हो कौन से कोर्ट में जाओगे? क्रिमिनल, डिपेंडिंग ऑन किस तरीके का ऑफेंस है। बहुत बड़ा वाला धोखा दिया। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? सिविल कोर्ट में बैठे रहते हैं बच्चों जज, कौन बैठते हैं? जज। और क्रिमिनल कोर्ट में बैठते हैं मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट सुना है कभी? ये चीज को याद रखना, क्रिमिनल कोर्ट में कौन बैठते हैं? मजिस्ट्रेट। क्लियर है कंसेप्ट? इतना बेसिक याद रखना। ये है लॉ का डिवीजन, यहां तक आइडिया क्लियर है? पर इस डिवीजन में एक बहुत काम की चीज है, वो है डेफिनेशन, क्योंकि हम इसके साथ शुरुआत करने वाले हैं तो मुझे इसको पहले समझाना जरूरी है। तो बहुत अच्छे तरीके से बोर्ड पे ध्यान देना। ये शायद नहीं पता होगा इसलिए ध्यान देना। डेफिनेशन के जो कैटेगरीज है वो दो कैटेगरीज है, मैं टाइप्स नहीं बोल रहा, टाइप्स बाद में आएंगे। डेफिनेशन का कैटेगरीज दो है, डेफिनेशन एज पर ड्राफ्टिंग एंड डेफिनेशन एज पर कवरेज। एज पर ड्राफ्टिंग डेफिनेशन दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक होती है एक्ट बेस्ड डेफिनेशन और दूसरी होती है सेक्शन बेस्ड डेफिनेशन। ठीक है? व्हाट इज एक्ट बेस्ड डेफिनेशन? लेट्स टेक एन एग्जांपल। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कंट्रोल लॉ है, एनवायरमेंट, स्पेलिंग बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना मेरे से। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कंट्रोल लॉ है, ठीक है? और तुम वर्ड डिफाइन करना चाहते हो प्लांट। पूरे लॉ में तुमको प्लांट वर्ड का मीनिंग चाहिए ट्री जैसा, झाड़ जैसा। भिखारी। सो ट्री जैसा तुम्हें मीनिंग चाहिए प्लांट का। तो ऐसे सिचुएशन में तुम एक्ट बेस्ड डेफिनेशन के सेक्शन 2 में डिफाइन करोगे किसी सब सेक्शन में, नियरली सब सेक्शन 70 वगैरह, कि भाई प्लांट इन दिस एक्ट विल मीन anything which is a living and in the sense of tree or the climbers, बेली। yes or no? तो इसको हम बोलेंगे प्लांट। लेकिन उसी एक्ट में किसी एक सेक्शन में तुमको डिफाइन करना है पोल्यूशन किन चीजों की वजह से होता है। ये बोलना है पोल्यूशन किस वजह से होता है, और तुमको बोलना है पोल्यूशन प्लांट और मशीनरी की वजह से पोल्यूशन होता है। और तुमने सेक्शन के अंदर वर्ड यूज किया कि प्लांट एंड मशीनरी की वजह से पोल्यूशन होता है। अब जब तुम बोलोगे प्लांट और मशीनरी की वजह से पोल्यूशन होता है सेक्शन में, और तुम बोलोगे प्लांट का मीनिंग क्या है, तो सेक्शन 2 में लिखा है प्लांट मतलब ट्री की वजह से पोल्यूशन होता है। सही है गलत है? सही है ना? धरती पे रहते हैं, मंगल ग्रह पे रहते हैं, सो ऑब्वियसली ट्री की वजह से पोल्यूशन होता है क्या? नहीं। तो यहां प्लांट का मीनिंग चेंज करना है तो मैं सेक्शन के एक्सप्लेनेशन में डालता हूं, सेक्शन के कहा? एक्सप्लेनेशन में, कि इन दिस सेक्शन द वर्ड प्लांट शुड बी टेकन इन द सेंस ऑफ अ मशीनरी। दिस इज हाउ द ड्राफ्टिंग बेस्ड डेफिनेशंस आर ड्राफ्टेड। कंसेप्ट समझ में आया? ये अपने साथ होगा, फास्ट ट्रैक में भी होगा, इसलिए बोल रहा हूं। दूसरे डेफिनेशंस होते हैं कवरेज वाले। कवरेज बेस्ड डेफिनेशन थोड़ा सा हेवी जाएगा, माइट भी, बट अच्छा एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे जल्द से जल्द, क्योंकि अगला पार्ट डेफिनेशन ही है, सो इट इज नीडेड। कवरेज बेस्ड डेफिनेशन दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक होती है एग्जॉस्टिव और दूसरी होती है इंक्लूसिव। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, दूध और अंडे, मिल्क एंड एग्स, वेज है या नॉन वेज है?
जो फुल चिकन मटन खाता होगा, सर ये तो वेज है, अंडे नॉन वेज है, इसमें तो जान भी नहीं होती, बराबर है। और जो जैन होगा, तौबा तौबा कौन सी क्लास में आ गया, बोल एनी जैन आउट देयर है? जैन, माय गॉड, इनके सामने अंडों का नाम ले, मेरा खून हो जाने वाला है। सो एग्जॉस्टिव एंड क्या बोलेगा बाजू से इंक्लूसिव। सो मैं समझो, चलो मेरा ये कंसर्न ही नहीं है कि वेज दूध है, अंडे खाने जितने खाओ, फेंको, मारो, कुछ भी करो, मेरा काम है डेफिनेशन समझाना। अगर मैं समझा रहा हूं वेज को, मेरे को वेज को डिफाइन करना है, एंड आई एम क्रिएटिंग एग्जॉस्टिव डेफिनेशन एज पर जैन पीपल, क्योंकि वेज का डेफिनेशन एक्चुअली सिर्फ उन्हीं को मालूम है, बाकी जितने खाते सब अडल्ट्रेटेड है, ठीक है। सो एज पर जैन पीपल, अगर मैं वीगन का डेफिनेशन डिफाइन करूं, वीगन आजकल नया ट्रेंड है ना, वीगन बोलने में भी भारी लगता है, कुछ तो भी भारी कर रहा हूं जिंदगी में, ठीक है। सो अगर मैं बोलूं वेज, तो मैं बोलूंगा वेज मीन्स, एंड व्हेनेवर आई यूज द वर्ड मीन्स, दैट मीन्स इसके बाद जो भी बोलूंगा बस उतना ही। जैसे अगर मैंने बोला वेज मीन्स फ्रूट्स, रूट्स, लीव्स, स्टेम्स, एनी पार्ट ऑफ प्लांट और ट्री, क्या बोलो एक बार जो से? फ्रूट्स, रूट्स, लीव्स, स्टेम और एनी पार्ट ऑफ प्लांट, और क्या बोले एक बार? ट्री इज अ वेज। अब मुझे एक बात बताओ, प्लांट, ट्री एंड क्लाइंबर, बेली, माय मिस्टेक, और क्लाइंबर, तो ये वेज है, ये क्या है? वेज। अब मुझे बताओ इस डेफिनेशन के हिसाब से ब्रैकेट कर दिया, एग्जॉस्ट कर दिया, भैया खत्म कर दिया, इसके ऊपर कुछ नहीं, तो बताओ दूध और अंडे वेज है क्या? झाड़ दूध देता, अंडे झाड़ पे उगते हैं, तोड़ो खा लो नमक मिर्ची डाल के, बोलो हाँ है ना। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से मिल्क एंड एग्स इज नॉट वेज। पर कोई एक होता है जो इसे खाता है, पर खुद को सेटिस्फाई करना चाहता है कि वो पाप नहीं कर रहा, अंडा खा लिया, ये तो वेज है, ठीक है। एग वाला केक खा लिया, ये भी वेज है। चिकन वाला केक, अरे केक है, वेज है। तो ऐसे सिचुएशन में वो चाहता है कि मेरे पाप धुल जाए, इसलिए डेफिनेशन बदल जाए। तो वो बोलना चाहता है वेज में भैया तुम ना मिल्क और एग्स को रखो यार प्लीज, ऐसे मत करो, पापी पेट का सवाल है। सो वो कहना चाहता है वेज इंक्लूड्स, वो वेज मीन्स नहीं करना चाहता, वो कहना चाहता है वेज इंक्लूड, भैया इसको ले लो, माना नहीं है, अब क्या जिंदगी बर्बाद करोगे, गरीब को खाने दो, ठीक है। सो वेज इंक्लूड्स, और बाद में वो लिखता है मिल्क एंड एग्स, फुल स्टॉप। अगर उसने लिखा वेज इंक्लूड मिल्क एंड एग्स, मतलब वेज में सिर्फ मिल्क और एग्स ही आएंगे, बाकी ये फ्रूट्स, रूट्स, लीव्स, स्टेम्स, दिस विल बी नॉन वेज, मतलब जैन पीपल पाप कर रहे हैं। क्या ये मतलब होगा इसका? अब इंक्लूड वर्ड्स को हर बार याद रखना, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इंक्लूड एक सिंपल टर्म है, तुम क्लास में हो, मैं बोल सकता हूं तुम इंक्लूडेड हो, जो बाहर क्लास के खड़ा है मैं क्या बोलूंगा? तू भी इंक्लूडेड है, बोलूंगा? नहीं बोलूंगा, ठीक है। चलो मैंने ये बोला कि बाहर जितने भी लोग खड़े हैं ना, ये हॉल भर गया, बाहर डेस्क बेंच लगाया है, वहां 4 लोगों को बिठाया, ये भी लोग क्लास में इंक्लूड है, ऐसा मैंने बोला, तो इसका मतलब क्या है कि तुम क्लास में इंक्लूड नहीं हो? ये भी बोला, मतलब इंक्लूड वर्ड का डेफिनेशन क्या होता है कि कुछ चीजें अज्यूम्ड होती है, कुछ चीजें अज्यूम्ड होती है और कुछ चीजें क्लैरिफाइड होती है। कुछ चीजें क्या होती है? क्लैरिफाइड। अज्यूम्ड चीजें मतलब मीन्स में जितना भी आपने बोला था ना वेज मीन्स, ये इंक्लूड्स में अज्यूम्ड है, ये इंक्लूड्स में अज्यूम है। क्लैरिफाई हम मिल्क और एग्स को कर रहे हैं। अरे समझ में आया क्या? पक्का क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? इस हिसाब से डेफिनेशंस को देखना शुरू करो, ठीक है। क्योंकि हमारी प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, स्मॉल कंपनी, ओपीसी, ये सब चीजें समझ में आ रहा है,
ये डिफाइन करना जरूरी है जिंदगी के अंदर। क्लियर है? तो मैं चाहूंगा पहले इस पार्ट को लिख लो फटाफट, अर्जेंट में तुरंत से भी पहले। डन? लिख लिया बच्चों? बोलो हाँ है ना? आगे बढ़ो मैं पक्का। डेफिनेशन वाला एरिया देखना है। ये हो गया है पक्का सबका? लास्ट बेंचेस फटाफट देखो, फटाफट फास्ट, राइटिंग स्पीड बढ़ाओ। डा ओके, नेक्स्ट।
चलो डन एवरीबॉडी। बोलो हाँ है ना, क्लियर है पक्का? यहां पे आपकी डेफिनेशन वाली एरिया भी हो गया क्या बोले एक बार से खत्म। यहां तक आइडिया क्लियर है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे कोई भी टॉपिक शुरू करने के पहले बहुत जरूरी है, एंड दैट इज ऑथोरिटी स्ट्रक्चर अंडर कंपनीज एक्ट। एनीवन? ऑथोरिटी स्ट्रक्चर अंडर कंपनीज एक्ट मतलब ये बहुत शॉकिंग चीज होती है अगर आप बिना ऑथोरिटी स्ट्रक्चर के पूरा कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हो तो। मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आता। सी सिंपल एज दैट। ये भी शुरू करने के पहले आई मस्ट टेल यू, अब एज अ फास्ट ट्रैक बैच बहुत सारी चीजें तो मैं रेगुलर जैसी इसमें कवर नहीं कर सकता, बट मैं आपको गाइडलाइन दे सकता हूं जिसके ऊपर अगर आप खुद वर्क करना चाहो तो इट इज रादर बेटर। प्लीज डू अंडरस्टैंड। कोई भी लॉ शुरू करने के पहले आपको उस लॉ की 4 चीजें कंप्लीट करते आनी चाहिए। कितनी चीजें बोले एक बार उसे? 4। शुरू करने के इटसेल्फ पहले सबसे पहले आपको उस लॉ की हिस्ट्री पता होनी चाहिए। अगर आपको हिस्ट्री पता होगी तो आपको लॉ के कंसेप्ट्स के अंदर कभी दिक्कत नहीं आएगा, बिकॉज पता होगा कि लॉ बनाया क्यों गया है। टेररिज्म का ही हिस्ट्री नहीं पता तो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पढ़ के क्या फायदा। वैसे ही कंपनीज एक्ट का खुद का हिस्ट्री है, ठीक है। हिस्ट्री पढ़ने के बाद दूसरी चीज जो आपको पढ़नी चाहिए वो है उस लॉ का ऑथोरिटी स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर? ऑथोरिटी स्ट्रक्चर। कि लॉ में कौन से टाइप की ऑथोरिटीज है ये प्राइमरीली पता होना चाहिए, क्योंकि वो अथॉरिटी कभी भी टपक सकती है। आपने पूरे कंपनीज एक्ट में कई बार एनसीएलटी या सीएलटी पढ़ा होगा, कई बार आरओसी पढ़ा होगा, कई बार रीजनल डायरेक्टर्स पढ़ा होगा। हु इज एनसीएलटी? हु इज आरओसी? हु इज रीजनल डायरेक्टर? क्या होता है ये? तुम बोलते हो तुमने कंपनी लॉ पढ़ लिया, पूरे 148 सेक्शन पढ़े और तुमको यही नहीं पता, तो क्या पता है? तुम्हारी गलती नहीं है, फाइनल पे भी बच्चे ऐसे ही आते। ऑथोरिटी स्ट्रक्चर के बाद में आपको पता होना चाहिए चैप्टर स्ट्रक्चर लॉ में घुसने के पहले कि भैया कितने चैप्टर्स है। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स अंडर कंपनीज एक्ट आर 29, आउट ऑफ विच यू हैव 10। टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस आर 470, आउट ऑफ विच यू हैव 148। ये चीज को याद रखना। क्लियर है कंसेप्ट? चैप्टर स्ट्रक्चर इज मस्ट। और फिर प्रीएम्बल कि लॉ किसको एप्लीकेबल है, कहां एप्लीकेबल है, क्या स्कोप है, एक्सेट्रा। ये 4 चीजें लॉ के अंदर घुसने के पहले पता होनी चाहिए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? जोर से बोलो ऐसा ना। अगर आपको ये 4 चीजें नहीं पता है तो लॉ में जाओ ही मत, पढ़ के भी कोई फायदा नहीं है। क्लियर है? अब मैं सभी तो नहीं ले सकता क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड चलना जरूरी है। So I will take which is important from the point of exam, that is authority structure. कंपनीज एक्ट का ऑथोरिटी स्ट्रक्चर ये बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर और दूसरा पार्ट है जुडिशियल स्ट्रक्चर। व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन? एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का बहुत सिंपल मतलब होता है कि वो जो लॉ को चलाएगा, वो जो लॉ को कंट्रोल करेगा, वो जो लॉ में डायरेक्शंस देगा। एडमिनिस्ट्रेशन हु विल रन द लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन हु विल कंट्रोल द लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन हु विल गिव कंडीशन एंड डायरेक्शंस फॉर द लॉ। कि भाई लॉ बड़े अच्छे तरीके से चलाता जाए, इसे हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। इस चलने में कभी कोई डिस्प्यूट हो गया तो उसको सॉल्व करता है जुडिशियल स्ट्रक्चर। जुडिशियल, जजमेंटल, जुडिशियरी, जज। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में द अपेक्स अथॉरिटी अंडर द कंपनी लॉ, वैसे तो ये सब की अपेक्स अथॉरिटी भी है
और वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इज अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, क्योंकि वी आर अंडर द कंपनीज एक्ट एंड कंपनीज एक्ट इज अ लॉ एंड लॉ इज अ पार्ट ऑफ लॉ एंड जस्टिस। 35 मिनिस्ट्रीज में से मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एक है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले सर ना। अब अगर मैं बोलूं तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी इज अ रीजनल डायरेक्टर। वेबसाइट ओपन करके दिखा सकता था, पर समय के अभाव की वजह से सीधा नंबर लिखूंगा 7 रीजनल डायरेक्टर्स आर देयर इन द कंपनीज एक्ट विच आर डिवाइडेड जियोग्राफिकली। क्लियर है? आप memca.gov.in के साइट के ऊपर जाओ और आपको इमीडिएटली दिख जाएगा 7 रीजनल डायरेक्टर्स है। लास्ट बेंच जागो बेटा। अब फास्ट ट्रैक में भी सोओगे तो जिंदगी का क्या कर रहे हो? अच्छा लिख रहे हो, रुक जाओ, लिखने के लिए समय दूंगा। रीजनल डायरेक्टर इज अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेटिव, जिसके अंदर नीचे आते हैं आरओसीज, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, विच आर 22 रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ऑल ओवर इंडिया। कितने? 22। mca.gov.in विजिट करके देखना अगर समय होगा तो। ये तो एक्टिव कंपनीज के वाली है, मतलब ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, बट यू मस्ट नो दिस। दीज आर फॉर एक्टिव कंपनीज। कौन सी कंपनीज बोलो एक बार? एक्टिव। एक्टिव मींस व्हाट? जो कंपनीज चालू है, जो कंपनीज क्या है? काम कर रही है, चालू नहीं है। सो जो कंपनीज क्या है बोले एक बार? एक्टिव है, काम कर रही है, बिजनेस कर रही है। और दूसरी कंपनी होती है विच आर अंडर वाइंडिंग अप, विच आर अंडर लिक्विडेशन, विच आर सिक कंपनीज। और विचार क्या बोले एक बार? सिक कंपनीज। तो ऐसे दर्शन इस्पात नहीं, चुप। सो ऐसे कंपनीज के लिए देयर इज जुडिशियल अथॉरिटी, देयर इज एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी कॉल्ड एज लिक्विडेटर्स, जिनको कहा जाता है ऑफिशियल लिक्विडेटर्स। दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ कंपनीज एक्ट। जुडिशियल को अभी मैंने छुआ नहीं है, लेट्स गो टू जुडिशियल। जुडिशियल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनीज एक्ट is to be divided into 2 different parts। ठीक है? ये अभी अभी हुआ है, that's why नया है, अच्छा है, पर इसका बेसिक पार्ट तो भी पता होना चाहिए। अगर कंपनीज एक्ट में जेल लेस देन 2 इयर्स का हो रहा है किसी भी ऑफेंस में, या फिर कंपनीज एक्ट में जेल मोर देन और इक्वल टू 2 इयर्स का हो रहा है किसी भी ऑफेंस में, लेस देन 2 इयर्स का कंपनीज एक्ट में जेल हो रहा है, तो आप अपील करते हो NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। एनसीएलटी के ऑल ओवर इंडिया 11 बेंचेस है। कितने बेंचेस? 11। एनसीएलटी ने ऑर्डर पास करने के बाद आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया, आथू हुआ, तो आप जाते हो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, NACLAT, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, जिसके भी सेम 11 बेंचेस है। और इसका भी आपको अपील पसंद नहीं आया, आठू, तो आप जाते हो सुप्रीम कोर्ट, जो पूरे इंडिया में एक है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर ना। और सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज को क्या कहा जाता है? चीफ जस्टिस नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन है? बोबडे। सुना है क्या कब? लेने गया आगे। अगर जेल मोर देन 2 इयर्स है, मोर देन का है बोले एक बार 2 ईयर, तो अपील जाती है स्पेशल कोर्ट को, जिसे कहा जाता है सत्र न्यायालय, सेशंस कोर्ट। क्लियर है? वही उस अपील को डिस्पोज करता है। यह है आपका अथॉरिटी स्ट्रक्चर अंडर द कंपनीज एक्ट। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर। नो, इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। मैं चाहूंगा लिख लो, गो फॉर इट फास्ट।
ड्रैग करो। लिक्विडेटर का नंबर फिक्स नहीं होता, लिक्विडेटर आते जाते रहते हैं, दैट्स व्हाई उनका नंबर कोई नहीं है। चलो डन हो गया सबका। बोलो हाँ या ना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ कंपनीज एक्ट? कंपनीज एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनली कौन से आर्टिकल में बना हुआ है? अच्छा, लॉ कितने टाइप के होते हैं? आओ आ जाओ, लेट्स गो। हाउ सॉरी, कैटेगोरीज ऑफ लॉ, कैटेगोरीज ऑफ लॉ। ठीक है, तुम क्या कर रहे हो? तुम लिख रहे हो तो फिर मैं पढ़ाऊं कि नहीं पढ़ाऊं? ठीक है, लेट्स गो। कैटेगोरीज ऑफ लॉ, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 245 नंबर के आर्टिकल में आउट ऑफ 444 आर्टिकल्स में से यह लिखा है कि लॉ पार्लियामेंट बनाएगा। कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। बट पार्लियामेंट कहां से लॉ बनाएगा इसका भी लिस्ट होना चाहिए। तो उसी के नीचे वाले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 246 आउट ऑफ 444 में बोला गया है कि पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, लेकिन शेड्यूल नंबर 7 के अंदर जो लिस्ट दी गई है उन लिस्ट में से, शेड्यूल नंबर 7 में जो लिस्ट दी गई है उस लिस्ट में 3 कैटेगरीज के लॉ बनते हैं। पहला लॉ होता है यूनियन, दूसरा लॉ होता है स्टेट, और तीसरा लॉ होता है कॉन्करेंट। व्हाट इज यूनियन लॉ? इनकम टैक्स इज अ यूनियन लॉ और नॉट? यस। कंपनीज एक्ट यूनियन लॉ, सो इनकम टैक्स इज अ यूनियन लॉ। Companies Act is a union law. What about
महाराष्ट्र में गुटखा बैन है, बोलो जुबा केसरी, बोलो ना जुबा केसरी, बोलो। दाने दाने में केसर का दम, मतलब रिलेटिव जब घर पे आए तो खीर में विमल डालना, हाँ ना, और खिला देना। वैसे भी रिलेटिव को तो कुछ काम का है नहीं, हर बार आए तो एक ही सवाल पूछते, कौन से कॉलेज से सीए कर रहा है, बोलो हाँ या ना। सो दाने दाने में केसर का दम। महाराष्ट्र में गुटखा बैन है, गुजरात में बड़े अच्छे से पता है, जाके आए क्या? आगे। बिहार में भी दारू बैन है, यकीन नहीं होता पर है। अरे बोलो ना कि बिहार में दारू बैन है, अरे बोलो ना हाँ है ना। तो ये कौन सा लॉ हुआ? स्टेट। जैसे गुटखा, दारू, लॉटरी, लॉटरी भी स्टेट ही कंडक्ट करता है ना, महालक्ष्मी स्टेट लॉटरी, कह रहे हैं सब सबको हाँ है ना। और तीसरा होता है कॉन्करेंट लॉ, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर, बराबर है ना। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ईयर कौन सा है? 2017। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ये कॉन्करेंट, क्यों कॉन्करेंट? बिकॉज होटल में जब खाना खाते हैं तो बिल आता है, बिल के अंदर दो चीजें लिखी होती है, जीएसटी, मतलब सेंट्रल भी कंट्रोल करेगा, बोलो ना, स्टेट भी कंट्रोल करेगा, बोलो ना हाँ। अबे बोलो ना, टाइमिंग तो पकड़ो, हाँ ये बात समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, इसलिए इसको कौन सा लॉ कहा जाता है? कॉन्करेंट। यहां तक आइडिया क्लियर है? इसमें से यूनियन लॉ के अंदर 97 एंट्रीज है, मतलब 97 अलग अलग टॉपिक जिसके ऊपर आप सेंट्रल लॉ बना सकते हो। स्टेट लॉ में 66 अलग अलग टॉपिक है जिसके अंदर आप स्टेट लॉ बना सकते हो, और कॉन्करेंट लॉ में 47 अलग अलग टॉपिक्स है जिसमें आप कॉन्करेंट लॉ बना सकते हो। जिसमें से एंट्री नंबर, लड़कियों को मत देखिए, इधर ध्यान दे मेरे भाई, है। सो एंट्री नंबर 47 एंट्री नंबर 43 एंड एंट्री नंबर 44। एंट्री नंबर क्या बोले एक बार? 43 और एंट्री नंबर 44। इसमें बनाया गया है कंपनीज एक्ट 2013, और मेरा भी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो yes or no, लिख लो इसको, गो फॉर इट फास्ट। हो गया सबका? बोलो हाँ है ना? और इसी के साथ तुम रेडी हो कंपनीज एक्ट में एंटर करने के लिए। सो आर यू रेडी? वेरी गुड। सो कंपनीज एक्ट का सबसे पहला पोर्शन हम खोलने वाले हैं और वो है डेफिनेशन ऑफ कंपनी। सस्ते नशे वाली डेफिनेशन, व्हाइटनर वाली, बोलो एक बार। सेक्शन बोलो निकम्मो, सेक्शन।
टू सबसेक्शन नंबर 28। ठीक है, क्या है डेफिनेशन? कंपनी मीन्स अ कंपनी, बराबर है ना? इन कॉर्पोरेटेड इन दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। समझ में आया? आप क्रोनोलॉजिकली समझिए। समझ रहे हो ना? आया ना? सबसे पहला कंपनीज एक्ट 1866, दूसरा कंपनीज एक्ट 1882, तीसरा कंपनीज एक्ट 1913, है ना? फिर 1942 लव स्टोरी, फिर 1956 और अभी हम है 2013। और कंसेप्ट समझ में आया सबको? हाँ है ना? यह है डेफिनेशन ऑफ कंपनी, कतई वाहियात डेफिनेशन, एग्जाम में वो बिल्कुल नहीं पूछेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर आती है वो चीज जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। कैरेक्टर्स ऑफ कंपनी। हाउ मेनी कैरेक्टर्स ऑफ कंपनी? बहुत सिंपल है, कैरेक्टर भी 9 है, सेक्शन भी 9 है। क्लियर है? कैरेक्टर भी 9 है, सेक्शन नंबर भी 9 है। सेक्शन नंबर 9 का वैसे अगर आप नाम देखो तो है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। इफेक्ट ऑफ क्या लिख बाद उसे? रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। पर मुझे एक सिंपल बात बताओ, कंपनी रजिस्टर करने के बाद ही तो उसको कैरेक्टर्स मिलते हैं, जो कितने हैं? 9। क्लियर है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड फीचर? कैरेक्टर मिलते हैं मंदिर में, मंदिर में। फीचर मिलते हैं एफसी रोड। फॉर एग्जाम्पल, हाँ भाई नाम बोलो। तरुण, तरया। कार्यक्रम की पात्र और घटनाएं काल्पनिक, वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं, यही घटना के साथ समानता होती है तो मात्र संयोग कहा जाएगा। ठीक है? सो तरुण बन गया चीए, सीए तरया, चीए तरया। जैसे ही लड़का सीए बन जाता है या लड़की सीए बन जाती है तो घर से एक सवाल आता है, और कोई है क्या? पर तुमने तो सीए किया है, जन्मजात सिंगल। बोलो हाँ या ना? और जो डबल है वो सिंगल हो जाते हैं क्योंकि पढ़ाई से फुर्सत मिले तो उसको समय देना। अभी प्रपोज डे गया, रोज डे गया, टेडी डे गया, हमारा तो एक ही डे है, झंडे। नहीं तो एग्जाम के रिजल्ट में हग डे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? सो बेसिकली देखा जाए तो नवरात्रि चल रही है ना अभी। सो बेसिकली देखा जाए तो अभी तरया बन गया सीए तरया। उसके घर वालों ने पूछा बेटा कोई है? तरया बोले कोई नहीं है। तो बोले कैसी लड़की चाहिए? अब मुझे तो पेरेंट्स जब पूछते हैं लड़कों को या लड़कियों को कि भाई कैसा जीवन साथी चाहिए, तुम क्या बोलते हो? नहीं हॉट चाहिए। बोलोगे मम्मी पापा को ट्राई करो एक बार, आज घर जाके पप्पा को बोलना, पप्पा बोलना सीए तो मैं बन जाऊंगा देर से, कोई दिक्कत नहीं, पर जीवन साथी हॉट चाहिए। ऐसा कान हॉट होगा तुम्हारा। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो भैया तुमने जो बोलना है वो तो तुम बोल नहीं सकते कि भैया हॉट चाहिए, पर तुम क्या बोलोगे? सुंदर चाहिए, सुशील चाहिए, सुसज्जन चाहिए, सुसंस्कृत चाहिए, सु चाहिए। बोलो हाँ है ना? अरे तुमने डेफिनेशन बोली मंदिर वाली। डेफिनेशन कौन सी वाली बोली? मंदिर। पंजाबी ड्रेस वाली, जींस टॉप वाली नहीं, पंजाबी ड्रेस वाली। इसी तरह को एफसी रोड पे छोड़ो, दोस्त के साथ सुंदर आहा, सुशील आहा, सुसंस्कृत आहा, ये चाहिए। बस यही डिफरेंस है बेटा कैरेक्टर में, फीचर में। कैरेक्टर मतलब आइडियलिस्टिकली कैसा चाहिए और फीचर मतलब ये चाहिए।
कि जो है वो चाहिए, पर कैरेक्टर मतलब ऐसा होना चाहिए। सत्यम कंपनी कैरेक्टर वाइज अच्छी होनी चाहिए, पर फ्रॉड हो गया, ये फीचर है। समझ में आ रहा है सबको? आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? टीसीएस कंपनी कैरेक्टर वाइज अच्छी होनी चाहिए, पर इंडिया की नंबर 1 सॉफ्टवेयर कंपनी है, ये फीचर है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? सो कैरेक्टर इज एक्सपेक्टेड आइडियलिस्टिक एक्सप्लेनेशन ऑफ अ कंसेप्ट। सर इतनी इंग्लिश? एक्सपेक्टेड आइडियलिस्टिक explanation of a concept is a character, but existing explanation of a concept is a feature. Existing explanation, clear है concept? तो हम कंपनी के कैरेक्टर देख रहे हैं या फीचर देख रहे हैं? कैरेक्टर मतलब एक्सपेक्टेड आइडियलिस्टिक एक्सप्लेनेशन। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? सो मैं यहां लिखना चाहूंगा कैरेक्टर से इज एक्सपेक्टेड आइडियलिस्टिक एक्सप्लेनेशन। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर ना। एक्सपेक्टेड आइडियलिस्टिक एक्सप्लेनेशन इज अ कैरेक्टर, और कंपनी के कैरेक्टर्स है 9। सबसे पहला इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। कुछ लोग नींद में भी बोल रहे हैं इसको, नींद में भी बोलना शुरू कर दिया ना तुमने, तो पढ़ पढ़ के परेशान हो गए ये सर। हाँ है ना? तीसरा सेपरेट लीगल एंटिटी। चौथा परपेटुअल SUCC, ठीक है? हाँ, परपेचुअल सक्सेशन। अगला लिमिटेड लायबिलिटी, बिल्ली ने टी लाए। कॉमन SEAL, फिर लिमिटेड लायबिलिटी, कॉमन सील, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। सेपरेट ओनर, सेपरेट मैनेजमेंट, एंड लास्ट वाला सेपरेट प्रॉपर्टी। सेपरेट प्रॉपर्टी, ये है कंपनी के 9 कैरेक्टर। अब कुछ सवाल होगा, तो सवाल ये होगा याद कैसे करें? तो मेरे पीछे फटाफट फटाफट एक्शन करो। पुट योर हैंड्स अप इन द एयर। आर यू रेडी? ठीक है, जो एक्शन करूंगा वो करना कंपलसरी है। अगर आपने एक्शन नहीं किया तो आपका एक्स आपके वाई के साथ भाग जाएगा। लेट्स गो। आर यू रेडी? अबे बोलो निकम्मा। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, अगेन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। और जरा सा जोश लगा के करो, ऐसे बैठे हैं, प्लीज डू इट प्रॉपरली, इसलिए याद नहीं रहता जिंदगी में। ठीक है, वापस से इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, करो सेपरेट करो, सेपरेट लीगल एंटिटी, राइट हैंड लेके जाओ, परपेचुअल सक्सेशन, टाटा। परपेचुअल सक्सेशन चले रहता है ना, सो टाटा चलता रहेगा, अपन तो चले जाएंगे पर सक्सेशन चलना चाहिए, है ना। सो सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन। लेफ्ट साइड वाले को राइट साइड फाइट मारो एक जोर का, बिशुम, तो उसको भी याद रहेगा। ठीक है, सो सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लायबिलिटी, कॉमन सील। समझ में आया? स्टार्टिंग से क्या है? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड, ट्रांसफर ऑफ शेयर, ट्रांसफर ऑफ शेयर, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। क्लियर है? ट्रांसफर हो गया ना, आप सेपरेट करो। ठीक है, सो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम, सेपरेट प्रॉपर्टी, सेपरेट खुद भी दिखा सकते हो,
अंगूठी, कतई घटिया लोग है, नलायक साले। सेपरेट प्रॉपर्टी, ठीक है, ब्रेसलेट होगा सेपरेट, कपड़े सेपरेट, साइड वाले को दिखा दो मेरी प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? बेस्ट फ्रेंड तो प्रॉपर्टी होता है ना तुम्हारी, कभी भी गाली दे सकते हैं, कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं, बुरा भी नहीं मानता है। बोला हाँ है ना? अभी बोल के देखो, नलायक हट, कुछ बोलेगा भी नहीं, यस है ना? लच गा, अरे WWF, ठीक है। सो कितने बोले एक बार? 9 कैरेक्टर। वापस से क्या है? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, आर्टिफिशियल, कर लो थोड़ा, कर लो एक्शन, कर लो जिंदगी के अंदर, ठीक है। मस्त पिक्चर देखना चल रहा है। वापस से क्या है? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लायबिलिटी, कॉमन सी, ट्रांसफर ऑफ शेयर, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट, सेपरेट। समझ में आया? बोलो हाँ है ना? अब ये सभी कैरेक्टर्स को मैं ब्रीफ में एक्सप्लेन करूंगा, डिटेल में उनको लेंगे जिनके ऊपर केस लॉस है, ठीक है। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, कंपनी बनी खुद नहीं है, बनाई गई है, क्लियर है? दैट इज इनकॉर्पोरेटेड। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? दूसरा, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कंपनी नैसर्गिक नहीं है, कंपनी कृत्रिम नहीं रे, कृत्रिम बोले, कंपनी कृत्रिम है। क्या है बोले एक बार? उसे कृत्रिम, आर्टिफिशियल। जैसे आप रोबोट को बनाते हो वैसे ही आप कंपनी को बनाते हो, सिर्फ रोबोट स्पेयर पार्ट इक्विपमेंट से बनता है, कंपनी पेपर पे बनता है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तीसरा, सेपरेट लीगल एंटिटी, होल्ड करो, बाद में देखेंगे, बिकॉज बहुत सारे केस लॉज है इसके ऊपर, मतलब कुछ ज्यादा ही है। अगला, परपेचुअल सक्सेशन, मेंबर्स आएंगे, डायरेक्टर्स आएंगे, क्रेडिटर्स आएंगे, डेटर्स आएंगे, लेकिन कंपनी युगों तक, जन्मों तक चलती। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वाला, कॉमन, कंपनी का सिग्नेचर मतलब कॉमन सील। हालांकि आजकल फिजिकली कॉमन सील ये नहीं लगाया जाता है, डिजिटल सिग्नेचर इज ऑल्सो अलाउड, तो एक कैरेक्टर थोड़ा सा डाइल्यूटेड है, ठीक है, बट स्टिल। पर यह बात याद रखना, कंपनी का कॉमन सील डायरेक्टर के सिग्नेचर के बिना अधूरा है, क्लियर है? मतलब कंपनी का सील अगर हीर है तो डायरेक्टर का सिग्नेचर रांझा, या अगर रोमियो है तो जूलियट, ये है लैला तो वो है मजनू, दोनों एक दूसरे के सिवा अधूरे हैं। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? नहीं तो कल जाके सील किसी ने चुरा लिया और लगा दिया तो क्या डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट हो जाएगा? तो डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट हो जाएगा क्या? नहीं। तो उसके ऊपर डायरेक्टर का क्या चाहिए बोले एक बार? सिग्नेचर। फिर अगला, ट्रांसफर ऑफ शेयर, और हाँ लिमिटेड लायबिलिटी, ये भी पेंडिंग रखना, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। फिर अगला कौन सा? अरे तो पेंडिंग है, बाद में ही देखना, उसका इक्वेशन है, मेरे को लिख के देना पड़ेगा, तो क्या करें? उसका लिमिटेड लायबिलिटी के प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, लिमिटेड अनलिमिटेड लायबिलिटी के, विल सी, डोंट वरी, कीप इट पेंडिंग। नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स मतलब कंपनी के शेयर आप किसी को भी बेच सकते हो, स्टॉक मार्केट के ऊपर इसके शेयर ट्रेड भी हो सकते हैं, प्रोवाइडेड प्राइवेट कंपनी के या ओपीसी के इतने अच्छे से नहीं होते, बट उसमें रिस्ट्रिक्शन है, वो हम देखेंगे। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट अलग, ओनरशिप अलग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद का काम करेंगे, मेंबर्स खुद का काम करेंगे, क्लियर है? और सेपरेट प्रॉपर्टी, इसके ऊपर भी केस लॉ है, कंपनी की प्रॉपर्टी अलग, कंपनी के मेंबर्स की प्रॉपर्टी अलग। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? एक एक केस देखना शुरू करेंगे। ये लिखना चाहते हो या रहने दो? रहने देते हैं, वैसे ही बुक के अंदर दिया हुआ है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? अब हम स्टार्ट करते हैं इसके केस लॉस के साथ में। रेडी? एक दो केस लॉस तो भी हमको आज खत्म करने हैं, फटाफट लेट्स गो।
चलो सो बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना। सबसे पहला और सबसे फेवरेट केस हुआ तुम्हारा सालो मन वर्सेस सालो। अबे याद है ना, सालोमन वर्सेस सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड। जैसा नो एक बंदा था जिसका नाम था सालोमन, ठीक है, कराटे का शौकीन था ये समझो। सालोमन का एक बिजनेस था शू मैन्युफैक्चरिंग का। क्या मैन्युफैक्चरिंग का? शू मैन्युफैक्चरिंग का, शू नहीं शू मैन्युफैक्चरिंग का। अब सालोमन का बिजनेस था शू मैन्युफैक्चरिंग का, इसको ये बिजनेस कंपनी पे ट्रांसफर करना था। तो सालोमन ने ये बिजनेस ट्रांसफर किया किसको? कंपनी को, सोलोमन एंड कंपनी को, और बदले में सोलोमन एंड कंपनी से कुछ कंसिडरेशन में मांगा। कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन। जैसे अगर मैंने मेरा शू बिजनेस तुमको बेचा तो तुम मुझे कंसिडरेशन दोगे, वैसे मैंने अगर कंपनी को बिजनेस बेचा मेरे ही बनाए हुए कंपनी पर, कंपनी तो अलग है, तो इसके लिए भी मैं कंसिडरेशन लूंगा। बोलो हाँ है ना। सो कंपनी ने कैश दिया 9,000 पाउंड का, शेयर दिए 20,000 पाउंड के, डिबेंचर दिए 10,000 पाउंड के। समझ में आ रहा है? तो सोलोमन कैश होल्ड कर रहा है तो कोई बात नहीं, पर अगर शेयर होल्ड कर रहा है तो शेयर होल्डर हो जाएगा, और डिबेंचर होल्ड कर रहा है तो क्रेडिटर भी हो जाएगा। बोलो, तो ये कंपनी ने ट्रांसफर किए सोलोमन को, कैश, शेयर सर्टिफिकेट एंड डिबेंचर सर्टिफिकेट सब सोलोमन को दे दिए। अब सोलोमन कंपनी का शेयर होल्डर भी है, क्रेडिटर भी है। अब ऐसे सिचुएशन में सोलोमन ने ये जो शेयर्स थे ये डिस्ट्रीब्यूट किए कुछ इस फॉर्म में कि खुद की वाइफ को एक शेयर दिया, बच्चे को एक शेयर दिया, और 4 डॉटर थी, क्या थी, उनको एक एक शेयर दिया, और बचे हुए सभी शेयर सोलोमन ने खुद ने रखे। तो सोलोमन 99% खुद होल्डर है, और
प्रैक्टिकली तो वैसे वो 100% होल्डर हो गया, क्योंकि एज गुड एज योर कंट्रोल ओनली। बोलो हाँ या ना। सोलोमन ने ये करने के बाद सोलोमन कंपनी के थ्रू वो और लोन लेते हैं एक बैंक से। किससे बोले एक बार? बैंक से। और बैंक से लोन लिया जाता है 7,000 पाउंड का। कितने हजार पाउंड का? 7। तो अगर आप बैलेंस शीट इमेजिन करो, बैलेंस शीट क्लियर है? इस साइड है तुम्हारा लाइबिलिटी, इस साइड है तुम्हारा असेट। इधर दिख रहा है कैपिटल जिसमें है सोलोमन, इधर दिख रहा है डिबेंचर जिसमें और कौन है? सोलोमन। और नीचे दिख रहा है लोन फ्रॉम बैंक जिसमें और कौन है? सोलोमन। कि बैंक? अबे तो डिबेंचर में सोलोमन हो गया ना, तो अब तो बैंक दिखेगी ना, हाँ है ना। आपने डिबेंचर कितने का होल्ड किया है? 10,000 पाउंड। और लोन बैंक से कितना लिया है? 7,000। मतलब क्रेडिटर्स में कितने क्रेडिटर है? 2। पहला क्रेडिटर कौन? सोलोमन। दूसरा क्रेडिटर कौन? बैंक। यहां तक आइडिया क्लियर है? सोलोमन कंपनी गई डूब, ठीक है। लोन आने के बाद सोलोमन कंपनी डूब गई। कंपनी में फाइनेंशियल क्राइसिस इतना है कि लॉस का ग्राफ जमीन फोड़ के नीचे घुस गया। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? यस और नो? अल्टीमेटली कंपनी के पास बचे पैसे पूरी प्रॉपर्टी सेल करने के बाद जो थे 6,000 पाउंड। अब डिबेंचर है 10,000 पाउंड के, लोन है 7,000 पाउंड का, हाथ में बचे 6,000 पाउंड। बहुत? बोलो हाँ है ना? तो ऐसे सिचुएशन में अब सवाल यह उठता है कि 6,000 पाउंड किसको? जब सोलोमन बोले मैं डिबेंचर होल्डर हूं तो मुझे भी मिलना चाहिए कुछ 6,000 पाउंड में से। तो सोलोमन ने रेशियो डिसाइड किया, 10,000 पाउंड के डिबेंचर है, 7,000 पाउंड का लोन है, 10:7 के अंदर सब डिस्ट्रीब्यूट कर लो, खत्म करो बात को। 10:7 में होगा ना? बोलो हाँ है ना? 10:7 में डिस्ट्रीब्यूट करो, 6,000 पाउंड को खत्म करो, 10 वाला हिस्सा मेरा, 7 वाला तुम्हारा। तो सोलोमन ने बोला मेरे को भी चाहिए। बैंक बोले ए तू और कंपनी अलग नहीं है, तू ही तो कंपनी है, कंपनी ही तू है, तू ही तू, तू ही तू, है ना? तो मुझे बताओ सोलोमन अलग कंपनी अलग है, सोलोमन कंपनी एक है? अलग अलग है। तो ऐसे सिचुएशन में 6,000 पाउंड ये सोलोमन और कंपनी के बीच में 10:7 में बांट दिए जाएंगे। ये बताता है सेपरेट लीगल एंटिटी, सोलोमन अलग, कंपनी अलग। पक्का समझ में आया? केस नंबर 2, ठीक है। ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड। एक बंदा था जिसका नाम था ली। कैसा अजीब नाम है, कोई बात नहीं, आगे। सो ली जो था, ये ली एयर फार्मिंग के अंदर एक नहीं, 2 नहीं, 3 पोजीशन होल्ड करता था। पहली, वो ली में ओनर भी था, वो ली में डायरेक्टर भी था, और वो एम्प्लॉय भी था। मतलब कंपनी ने ले ली इसको, ठीक है। तो वो ओनर भी था, डायरेक्टर भी था, और अरे बोलो एम्प्लॉय भी था। क्लियर है? एम्प्लॉय चीफ पायलट, मतलब जो चीफ नहीं, सो चीफ पायलट जो एरियल टॉप ड्रेसिंग्स को टेस्ट करता था, ठीक है, कि प्लेन ठीक से बना क्या, ड्रेसिंग ठीक से बना क्या, चल रहा है क्या। काफी रिस्की जॉब है। तो जॉब रिस्की था और कभी भी एक्सीडेंट हो सकता था, इसलिए ली ने एक कॉन्ट्रैक्ट करके रखा था एज अ एम्प्लॉय कंपनी के साथ कि अगर ली को कुछ करते मतलब प्लेन चलाते वक्त एम्प्लॉयमेंट में डैमेज होता है तो कंपनी ली को कंपेंसेशन देगा। कंपनी ली को क्या देगा? कंपेंसेशन। एक दिन ली एरोप्लेन लेके खुले आसमान में निकल पड़ा। मस्त प्लेन चला रहा था, इधर उधर टाउन 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 टाउन, और सामने से एक पंछी आया। पंछी और ली के बीच में प्यार हो गया, मतलब एक्सीडेंट हो गया, ली मर गया। ली मर गया तो कंपेंसेशन चाहिए था, तो ली की विंडो आई। मैंने विडो बोला, तुमने क्या सुना? मैंने विडो ही बोला। सो ली की विडो आई, वो बोले मेरे को कंपेंसेशन चाहिए। कंपनी के बाकी लोग बोले किस बात का? बोले मेरा पति मर गया, पंछी के साथ भाग गया, ठीक है।
तो विडो बोलती है मेरा पति मर गया, पंछी के साथ भाग गया, मेरे को कंपेंसेशन दो, दिस इज अ रिस्की जॉब। ये लोग कॉन्ट्रैक्ट इसके अंदर लिखा है कि अगर कुछ एम्प्लॉयमेंट करते वक्त, काम करते वक्त डैमेज हुआ तो कंपेंसेशन देना चाहिए। डायरेक्टर बोलते हैं ली ये 90% शेयर होल्डर है कंपनी का, ली अलग और कंपनी अलग ऐसा नहीं है, दोनों एक ही है, तो कंपेंसेशन क्यों दे? तो मित्रों, मेरे प्यारे देशवासियों, भाई और उनके बहनों, मुझे बताओ, अरे सॉरी वैलेंटाइन आ रहा है, ठीक है, हाँ, सब मुझे बताओ क्या ली के विंडो को कंपेंसेशन मिलना चाहिए ना मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना मिलना चाहिए? तो भैया ली एयर फार्मिंग कंपेंसेशन देगा ली के, समझ में आया? पक्का सेपरेट लीगल एंटिटी, समझ में आया? अगला केस परपेचुअल, नहीं ये नहीं, होल्ड, अगले केस पे चले नहीं चले? लिमिटेड आएगा 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 बेटा आएगा, डोंट वरी। अगला केस है आपका लिमिटेड लाइबिलिटी, बच्चा एफ गुजदर वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये इनकम टैक्स वाला केस है, ठीक है, याद आया? इस बार तो डीडीटी उड़ा दिया ना, बजट में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स उड़ा दिया ना, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स वाला केस है, ध्यान देना। एक एग्रीकल्चरल कंपनी थी, दिख रही है एग्रीकल्चरल, बोलो हाँ है ना? एग्रीकल्चरल कंपनी थी, इस एग्रीकल्चर बिजनेस से कंपनी को प्रॉफिट हुआ। एग्रीकल्चरल इनकम टैक्सेबल नहीं है, इसलिए कंपनी के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा, जो 30% लगना चाहिए था वो नहीं लगा, बोलो हाँ है ना? तो कंपनी के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा, पर कंपनी ने इस एग्रीकल्चरल इनकम से शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांटा। शेयर होल्डर्स को क्या बांटा? डिविडेंड। और शेयर होल्डर के डिविडेंड के ऊपर कमिश्नर ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगाया। कंपनी की लाइबिलिटी टैक्स की नहीं थी, शेयर होल्डर ने कंटेंट किया एग्रीकल्चरल कंपनी है, कंपनी को टैक्स नहीं लगा, बदले में इनकम हमको आया, तो एग्रीकल्चरल इनकम हमको आया। इफ एज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, तो एज इक्वल टू सी, बोलो हाँ है ना? तो ऐसे सिचुएशन में बोले एग्रीकल्चर इनकम हमको आ रहा है, तो काय का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स? एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम टू टैक्स। कमिश्नर बोले भैया ए इज इक्वल टू बी बराबर है, बी इज इक्वल टू सी भी बराबर है, बट ए इज नॉट इक्वल टू सी। क्यों? क्योंकि बोले एग्रीकल्चरल इनकम कंपनी का है, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, बट जब कंपनी तुमको डिविडेंड देती है, इट इज अ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, एंड दैट इज व्हाई आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना पड़ेगा। कंपनी की लाइबिलिटी नहीं है टैक्स की, पर आपकी लाइबिलिटी है। कंपनी की लाइबिलिटी अलग, आपकी लाइबिलिटी अलग। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर। नो, केस का नाम क्या था? बच्चा एफ गुजदर वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर। नो, इसके बाद में एक दो प्रॉपर्टी वाले केस है, बड़े काम के है, बहुत अच्छे से ध्यान देना। सेपरेट प्रॉपर्टी के ऊपर दो केसेस है, उसमें से पहला केस है ग्रामोफोन एंड टाइपराइटर कंपनी वर्सेस स्टैनली। कुछ याद आया? एक कंपनी थी ग्रामोफोन टाइपराइटर वाली, जो ग्रामोफोन, पता है ग्रामोफोन ऐसा दिखता था बचपन में, देखा है कभी? देखा होगा। और ये कंपनी टाइपराइटर बनाती थी, पुराने जमाने का केस है। ये टाइपराइटर कंपनी का मैक्सिमम शेयर होल्डर था, 90% शेयर होल्डर स्टैनली। इसने ये टाइपराइटर खुद के घर पे लेके गया, कंपनी के टाइपराइटर, कंपनी के ग्रामोफोन खुद के घर पे लेके गया और खुद के घर पे यूज करना शुरू कर दिया, और बीवी को भी यूज करने दिया। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है। जोर से बोलो ऐसा ना। टाइपराइटर खराब हो गया, ऐसे यूज करेंगे तो खराब नहीं होंगे क्या? हाँ है ना? सो टाइपराइटर खराब हो गए, वापस कंपनी को दिए, कंपनी को डैमेजेस हो गए, तो फिर कंपनी ने डैमेजेस मांगे स्टैनली से। स्टैनली बोलता है डैमेजेस क्यों दूं, कंपनी मेरी है तो कंपनी की असेट भी, तो मैं अगर कंपनी की असेट यूज कर रहा हूं, मैं मेंबर हूं और कंपनी की असेट यूज कर रहा हूं, क्या गलत है? मेरे को तो हक है यूज करने का। बोलो हाँ या ना? मुझे हक, बताओ स्टैनली को हक है या नहीं है? व्हाट द हक? बोलो हाँ या ना? तो ऐसे सिचुएशन में स्टैनली को कंपनी की असेट यूज करने का कोई भी हक नहीं है। कंपनी की असेट अलग,
मेंबर्स की असेट अलग, कंपनी की लाइबिलिटी, मेंबर्स की लाइबिलिटी। कंसेप्ट समझ में आया? एक और असेट के ऊपर बड़ा शानदार केस है, मकौरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, हाँ, मकौरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान देना। एक लाकुड़ तोड़ा होता, लक्कड़हारा, बचपन में कहानी सुनी होगी ना कि उसकी कुल्हाड़ नदी में गिर गई। मेरे को कभी नहीं समझा वो नदी में कैसे गिर गई, नदी के ऊपर झाड़ था, जो भी था। एनीवेज, सो मकौरा ये लाकुड़ तोड़ा था, ये लाकुड़ तोड़ रहा था। लाकुड़ तोड़ते तोड़ते इसने कंपनी बनाई इंडियन टिम्बर मार्ट, और ये टिम्बर कंपनी थी। तो आपने देखा होगा कि कभी भी लकड़ा सुखा के बेचा जाता है, और लोग सुखा के ही खरीदते, गीले लकड़े का वेट ज्यादा हो जाता है। तो इस कंपनी का बहुत बड़े पैमाने पे टिम्बर स्टॉक था। मकौरा ये 99% शेयर होल्डर था। इसने टिम्बर का इंश्योरेंस निकलवाया नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी से, क्योंकि स्टॉक जल गया, कुछ हो गया तो क्या, नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी से टिम्बर उसने इंश्योर करवाया, और इंश्योरेंस उसने कंपनी के नहीं खुद के नाम पे लिया। और कुछ दिनों बाद टिम्बर जल गया, टिम्बर जल गया। ऐसे सिचुएशन में आग लगती है ना, कहां कहां लगती है। सो ऐसे सिचुएशन में मकौरा इंश्योरेंस कंपेंसेशन लेने पहुंच गया कंपनी के पास। कंपनी के ऑफिसर को कंपेंसेशन मांगता है। ऑफिसर पूछता है हु इज ओनर ऑफ टिम्बर। मकौरा बोलता है मैं नहीं, कंपनी। इंश्योरेंस किसके नाम पे है? मकौरा बोलता है मेरे। तो फिर ऑफिसर बोलता है हाउ कैन यू टेक अ इंश्योरेंस ऑफ द असेट ऑफ अ पर्सन, अदर पर्सन इन योर ओन नेम। अगर कंपनी की असेट है, तुम तुम्हारे नाम पे इंश्योरेंस कैसे? ये तो ऐसी बात हो गई कि मैंने तुम्हारा व्हीकल इंश्योरेंस मेरे नाम पे निकाला। बोलो हाँ या ना। मकौरा बोलता है कंपनी मेरी है तो इंश्योरेंस निकाल सकता हूं मैं मेरे नाम पे। तो फिर ऑफिसर बोलता है ताजमहल भी तुम्हारा है, देश भी तुम्हारा है, निकालो इंश्योरेंस। तो चलेगा क्या? बोलो नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में आपका ऑफिसर बोलता है बेटा किसी भी असेट का इंश्योरेंस निकालने के लिए ओनरशिप चाहिए, और टिम्बर की ओनरशिप किसके पास है? कंपनी। सो नो कंपेंसेशन। और इस केस में मकौरा को कोई भी कंपेंसेशन दिया नहीं गया। पर सर अगर मकौरा का टिम्बर नहीं था तो कंपनी ने इंश्योरेंस कैसे दिया? गलती हो गई कंपनी से, उसके लिए तुम प्रीमियम वापस मांगो, कंपेंसेशन क्यों मांग रहे हो? प्रीमियम मिल जाएगा वापस, कंपनी की गलती है तो। बट कंपनी को कंपेंसेशन मिलेगा क्या? नहीं। कंसेप्ट समझ में आया? इतने कैरेक्टरिस्टिक्स के केसेस याद रखना। 4 केसेस के नाम लिए मैंने, बोलो। पहला सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी, दूसरा ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग, तीसरा ग्रामोफोन टाइपराइटर कंपनी वर्सेस नहीं बच्चा गुजदर वर्सेस सीआईटी, फिर ग्रामोफोन टाइपराइटर कंपनी वर्सेस स्टैनली, और मकौरा वर्सेस नॉर्दर्न इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। आज के लिए हम यहां काफी करते हैं। जय सर फास्ट ट्रैक बैच लेना चाहते हैं सो वो आ रहे हैं, अगर आप रुको तो आपको गाइड आ जाइए सर। ठीक है, सो सेटअप लगाएंगे और जितने भी लोग फास्ट ट्रैक के अंदर है उनको गाइड करेंगे। ठीक है, आज के लिए काफी करते हैं। सॉल्व फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे। थैंक यू बोलो, जोर से बोलो। ठीक है, कोई भी शंका कुशंका लघु शंका दीर्घ शंका है तो मिलने आ जाना।